अनफिल्टर्ड ओपिनियन तो बहुत लोग ऐसे देते हैं, मैं भी दूंगी, राहुल गांधी ने भी दिया। इट्स जस्ट कि उस पर काम कौन करता है एंड जो जिस टाइम पे, जिस फील्ड में, जिस लेवल पे, जिस पोजीशन पे होता है, उसे सिचुएशंस बेटर पता होती है। क्या हम विश्वगुरु बन गए? अरे सर कहाँ बन गए, अभी कहाँ बन गए। वी नीड एजुकेटेड लीडर्स, जो अभी है नहीं। जो सारे लीडर्स है या तो करप्ट है या तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। हम जो विश्वगुरु की बात करें, हम लोग $5 ट्रिलियन की बात करें, हम बेसिक फैसिलिटी नहीं दे रहे। जो पॉलिटिशियंस है लाइक दे हैव नो इंटेग्रिटी। आई फील के भाई अपॉर्चुनिटीज हैं बट वो जिनको मिल रही हैं उन्हीं को मिल रही हैं। बीजेपी के बारे में जो इमेज हुआ करता था कि वो बहुत प्रोग्रेसिव है, राइट विंग है, वो समवॉट मुझे दिख रहा है कि वो उससे अलग जा रही है। इलेक्शन के टाइम पे अगर देखें तो बहुत सारे लोग बहुत सारे वादे करते हैं, फ्रीबीज बांटते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि हाँ 56 इंच का सीना नहीं, गाइस 56 इंच का सीना मैटर नहीं करता, 56 इंच का सीना मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट जेन्युइन थिंग्स। सो इट इज ऑल अबाउट कि इन्फ्लेशन, यस इट हैज हिटेड, एंड जो स्पेशली फॉर द लोअर मिडिल क्लास। जिस तरह से हमारे देश में ये चल रहा है, मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि हमारे देश में ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कम हो रहा है। टेक्नोलॉजी पे कोई ध्यान नहीं है हम लोगों का, केवल अंधविश्वास पे लगे हुए हैं। मैं आपको एकदम फ्रैंकली बताऊं, आई एम अ बीजेपी सपोर्टर, स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल हेल्थ इज वेरी जीरो। हमने कुछ किया ही नहीं है। हेल्थ इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ तो मैं मतलब मैं दुआ करता हूँ कि आई नेवर गो। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई हमारे कहीं काम में नहीं आती। इंडिया में शिक्षा की कमी है बहुत ज़्यादा। अभी मैं बाहर स्ट्रीट पे, मैं रिसेंटली कहीं विजिट कर रहा था, स्ट्रीट फूड भी महंगे हो गए। एंड आई फील आपके केस में और राघव चड्ढा के केस में मुझे लगता है कि जो पावर का मिसयूज होता है वो उसमें साफ साफ दिखाई देता है। तो नमस्कार, आज हम हिसार के सेक्टर 1 पे उपस्थित हैं, मौजूद हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जयवीर सिंह है। जयवीर सिंह जी मौजूद हैं, और आज हम इस देश के अंदर में जो सिचुएशन है उसको लेकर के बात करने वाले हैं। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको लेकर के आपका क्या राय रहेगा? आपकी क्या इस पे चिंता है? जिस तरह से हमारे देश में ये चल रहा है, मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि हमारे देश में ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कम हो रहा है कि जैसे कि शिक्षा है और टेक्नोलॉजी पे कोई ध्यान नहीं है हम लोगों का, केवल अंधविश्वास पे लगे हुए हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई हमारे कहीं काम में नहीं आता। भगवान पे आस्था रखो, मतलब अंधविश्वास पे नहीं। मंदिरों में क्या हो रहा है उनको भी पता है कि ताला मार दिया जा रहा है, उनको भी भरोसा नहीं है कि चोरी हो जाएगा। ठीक है, अंधभक्ति से तात्पर्य अगर की जाए तो मतलब इसका अर्थ निकाले, अगर मतलब निकाले तो गांव में ये सारी चीजें रूढ़िवादी धारणाएं चलती हैं। लेकिन अभी हाई टेक्नोलॉजी जनरेशन जहां पे हम अभी इस जनरेशन में जी रहे हैं, ये 2026 है, तो इसमें आपका मतलब क्या रहेगा अंधभक्ति से? कि सरकार लोगों को पढ़ा नहीं रही है, लिखा नहीं रही है, या फिर इंडिया में शिक्षा की कमी है बहुत ज्यादा, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इसकी वजह से किस चीजों पे ज्यादा प्रभावित, ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा अलग, थोड़ा हटके सोचते हैं और थोड़ा सा पैसे के बारे में सोचते हैं कि कैसे कमाना है, कैसे नहीं कमाना है। अभी जैसे जो पढ़ाई नहीं है वो पीछे के नेता लोग हैं, उनके पीछे जैसा बोलेंगे वैसा हाँ 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 कर करके नारे लगाएंगे। उनका वही है, शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो कोई भी एक अगर मिडिल क्लास भी अगर वो पढ़ गया घर में ना, वो सबका एक लाइन लगा सकता है, उसे समझ में आएगा कि मेरे बारे में कौन बोल रहा है और कौन क्या कर रहा है। अभी 2026 में आप सारी चीजें अपने खुली आंखों से देख रहे हैं। यस, देश को कहाँ पे देखते हैं अभी? क्या हम वर्ल्ड की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाते हैं? क्या हम विश्वगुरु बन गए? अरे सर कहाँ बन गए, अभी कहाँ बन गए। अभी चाइना हमसे पीछे आज़ाद हुआ था। जो हिसाब से वो काम करता है ना, हम उस हिसाब से सोचते भी नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से हम शायद इस हिसाब से अगर चलेंगे ना तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सड़कें बन गई हैं, बहुत जगहों पे सड़कें नहीं थी, सड़कें बन गई हैं, और कई ऐसे सारे काम मोदी सरकार ने किए हैं। तो उन कामों की एक बार थोड़ी सर एक चीज़ है, आप सड़कें भी अच्छी बना लो, सब कुछ अच्छा कर लो, आप जब अंदर का जब ब्रेन चेंज नहीं होगा ना तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, जब तक ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो गया तो सड़कें भी बन जाएंगी और हम लोग उस लेवल पे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले है शिक्षा चेंज करने। हमारे देश में क्या कितने संविधान के रूल्स हैं, ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में? किसी को यही नहीं पता होगा
कि अगर किसी ने मार दिया, छेड़ दिया, उसको क्या करना चाहिए, वो रूल्स क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं? उसको पता होना चाहिए कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे ये धारा लगानी चाहिए या मुझे ऐसे बात करनी है, इस तरह से मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो संविधान में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि हमारे खुद आज के नेता, इवन होम मिनिस्टर और बाकी लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। इवन अगर रिसेंटली की बात की जाए बंगाल चुनाव की, वेस्ट बंगाल चुनाव की, तो वहाँ पे इतने हेट स्पीचेस दिए गए हैं होम मिनिस्टर अमित शाह और बाकी नेताओं के द्वारा, जो कि टॉप लीडर हैं सरकार के। ये सब बोलते हैं, करता कोई नहीं है, ये हमारे नेता ही लोग हैं। पहले यही रूल तोड़ते हैं, फिर पब्लिक तो भाई तोड़ेगी ही तोड़ेगी। पब्लिक का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात की हमने, तो वहाँ पे समझना चाहेंगे कि हेट स्पीचेस पे अमल करना तो दूर की बात है, उसे बोलना भी बहुत कठिन लगता है। इनको लगता है कि हम रूल तोड़ रहे हैं, बट जिस हिसाब से अगर ये लोग संविधान में जो चीज़ें लिखी हैं, मैं बोल रहा हूँ वो देश के हर एक नागरिक के लिए बना है ना, तो उस हिसाब से हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि ये पढ़ाना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो चाहे भी थोड़ा थोड़ा भी हो, पर वो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से संविधान को हमें गहराई से समझना चाहिए, डीप में उतरकर उसे समझाना चाहिए हमारे आने वाले जनरेशन को, और अभी भी हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं, आज आपको और हमको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, ज़रूरी है। हाय, व्हाट्स योर नेम? एंड योर्स? कनक। ग्रेट। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, आज हम महंगाई के ऊपर में बात कर रहे हैं। करंट सिचुएशन जो इंडिया की है, हमारे देश की है, इसमें आप लोग खुद को कहाँ पे देखते हैं और आपके क्या ओपिनियंस हैं करंट सिचुएशंस को लेकर के? महंगाई बढ़ रही है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हेल्थ केयर सेक्टर्स पे ना ध्यान देकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें हैं जहाँ पे ध्यान दे रही है। आपके क्या इस पे ओपिनियंस रहते हैं? पर्सनल ओपिनियन कि सारे फील्ड्स में इक्वली ध्यान दिया जा रहा है। गेस हर जगह अपॉर्चुनिटी भी बराबर है, जस्ट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड आई थिंक टैलेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो तुम किसी को भी हटा नहीं सकते हो, कितने ही लोगों को ले पाओगे। तो आई थिंक इट्स फाइन। स्टूडेंट के लिए, जैसे हम अभी स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए चीज़ें एक्सपेंसिव हैं एंड इन जनरल बेंगलोर इज एक्सपेंसिव, तो इट्स फाइन। हाइक इन प्राइस? इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम। व्हाट्स योर्स? आई फील कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट वो जिनको मिल रही हैं उन्हीं को मिल रही हैं, बाकियों को नहीं मिल पा रही हैं। एंड स्टूडेंट लाइफ में ऐसे हमें ट्रांसपोर्टेशन में जैसे प्रॉब्लम आता है, किसी में आता है, बट एक जगह नहीं होता तो दूसरी जगह बढ़ जाता है, तो कभी भी स्टेबल तो रहा नहीं रहा। ओके। तो बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि आप अभी स्टूडेंट हैं, हेल्थ केयर के सेक्टर की बात करें तो आप देखेंगे कि सरकारी अस्पतालों की, हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा ही हालात ख़राब होते हैं, तो सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जहाँ पे आज बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपकी क्या इस पे ओपिनियंस आती हैं? क्या सर 50-50 ओपिनियन है। कुछ गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे फंडिंग मिल रही है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल जहाँ नहीं मिल रही है, तो ऐसे ऑन ऑफ चल रहा है। डायरेक्टली ऐसा कोई नहीं है कि हम बोलते कि नहीं हो रहा है या यहाँ नहीं हो रहा है। अगर एक जगह नहीं हो रहा है दूसरी जगह हो रहा है, मतलब होना चाहिए पॉइंट, बट कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस बीच में है। तो अभी जो पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर में चलाई जा रही है, उस पॉलिटिक्स में आप नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात कर सकती हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं, यू हैव राइट नाउ यू आर 18 क्रॉस, राइट, यू हैव राइट टू वोट। सो अगर आप कहें कि जो पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी है देश के अंदर में, वो कितने लेवल पे? अगर आउट ऑफ 10 मैं इसे रेट करना चाहूँ तो 6, नॉट 100%। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। एज अ ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वार्न किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, बीजेपी को, कि वो प्रिपरेशन शुरू कर दें जब देश वॉर के अंदर में था, मतलब ईरान, इजराइल एंड यूएस जब वॉर पे था, तो राइट उस टाइम पे उन्होंने बोला था प्रिपरेशन शुरू कर दें कि देश क्राइसिस की तरफ बढ़ सकती है। ठीक है, इस पे क्या ओपिनियन है आपकी? सर ओपिनियन तो बहुत लोग ऐसे देते हैं, मैं भी दूंगी, राहुल गांधी ने भी दिया। इट्स जस्ट कि उस पर काम कौन करता है एंड जो जिस टाइम पे, जिस फील्ड में, जिस लेवल पे, जिस पोजीशन पे होता है, उसे सिचुएशंस बेटर पता होती है। एंड पेट्रोल एंड गैस, उसका इम्पैक्ट अभी उतना मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी हमने उतना उस फील्ड में फील नहीं किया। हम स्टूडेंट हैं तो हमारा उस पॉइंट पे ज़्यादा है कि हमारा फूड एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो रहा है, हमारा फैब्रिक पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, हमारा फ्लाइट्स पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो हमें वो फील होता है। मैं राकेश राकेश जी, जैसा कि आज 2026 में हम हैं, बीजेपी सरकार 2014 में आई थी, उससे पहले सरकार थी
कांग्रेस की। तब के दौर की बात है और अब के दौर की बात से हम कंपैरिजन करेंगे। 2014 में सरकार बनने के बाद, बीजेपी सरकार बनने के बाद क्या बदलाव आपने देखे देश के अंदर में? सो मैं इसको दो फेज में बांटूंगा, बिकॉज राइट नाउ आई एम 26, तो मैंने अपना बचपन भी देखा है, स्कूल डेज, एंड स्पेशली मैं आर्मी, मतलब आई एम फ्रॉम आर्मी किड, मेरे पापा आर्मी में। ओके, नाइस। राइट, तो मैं दो चीजों में बात करूंगा। पहले जब स्पेशली जो मैंने खुद देखा है, राइट, आई हैव ऑब्जर्व्ड माई सेल्फ 2014 से पहले आर्मी पीपल वर नॉट रिकॉग्नाइज दैट मच, बिकॉज मैं खुद सर्विंग, मेरे पापा शायद साल में 2 बार ही आते थे मेरे घर पे, एंड वो शायद सुनने में बहुत आसान लगता होगा, बट इट इज हमें पता नहीं था वो आएंगे कि नहीं वापस, वो भी नहीं पता था। सो मैंने वो फेज भी देखा जहाँ मेरी मम्मी इंतजार कर रही थी। तो द क्वेश्चन इज राइट नाउ कि आर्मी पीपल को वो रिकॉग्निशन, मतलब जो वो डिजर्व करते हैं, दे डिजर्व। तो वो मुझे ऐसा फील होता है कि वो लोगों में जगाना इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। फर्स्ट थिंग, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि डिस्कस हो सकता है, ये नहीं हुआ, उनके लिए सेफ्टी कंसर्न्स, एवरीथिंग। जैसे कि आज भी मैं आपको बताऊं, अगर मैं नेगेटिव बातें डिस्कस करूं पहले कि आज भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड फैमिलीज जो रेंट पे रह रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर क्वार्टर्स फैसिलिटीज नहीं है, राइट, जो कि बहुत बड़ा इशू है। तो उस पर हमें बात करना चाहिए, बिकॉज लोगों के पास एसपीजी सिक्योरिटी तो बहुत है, हमारे पास दुनिया भर की कार्स आ रही हैं, राइट, बट उनके लिए हम क्वार्टर नहीं कर पा रहे, क्वार्टर अरेंज नहीं कर पा रहे, एक सिंगल शेयरिंग रूम और या एक 1 बेडरूम जहाँ पे वो सेफली रह पाए, बिकॉज वो हम सबके लिए इतना कर रहे हैं, राइट। दे ओनली डिजर्व रिस्पेक्ट, राइट। सेकेंडरी चीज अगर मैंने आपको जैसे बताया कि क्वार्टर्स फैसिलिटीज, राइट, उनके लिए हम लोग बेटर चीजें लाइक सैलरी स्ट्रक्चर पार्ट, जो आज भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, राइट। बहुत ज्यादा आपको पता हुआ है हमें कैंटीन फैसिलिटीज मिलती है, तो आपको नहीं लगता कि वो फ्री भी हो सकता है? आप किसानों को तो फ्री दे दे रहे हैं, आप सब कुछ दे दे रहे हैं, लोन माफ कर दे रहे हैं, बट जो हम सच में डिजर्व करते हैं, जो लाइक वो अनशन पे भी नहीं बैठते, राइट, दे, मतलब मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, बट देयर इज वेरी लेस हॉलीडेज फॉर देम एज वेल, वो सेलिब्रेट नहीं करवाते हर हॉलीडे। तो मुझे लगता है कि उनके लिए हमें कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स और सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करे, स्पेशली फॉर द स्मॉल थिंग लाइक फॉर वुमेन्स, राइट। पॉइंटर्स रखना चाहेंगे जो देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को करनी चाहिए? तो मेरे 3 से 4 पॉइंटर्स रहेंगे। पहले क्वार्टर्स फैसिलिटी, क्योंकि आज भी बहुत सारे जवान, इंक्लूडिंग मैंने मतलब हर एक स्टेट की मैं बात करूँ, लाइक गुजरात हो, कर्नाटका हो, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो रेंटेड रहता है ना, आपको पता है यहाँ पे रेंट्स कितने ज़्यादा है, राइट। तो अच्छी फैसिलिटीज़ में नहीं रह पाते, अगर आउटसाइड उनको रहना, सेफ्टी कंसर्न इज़ वन ऑफ देम, राइट। सो मुझे लगता है क्वार्टर्स इज़ वन ऑफ द इशू। सेकेंड थिंग, फैसिलिटीज़ लाइक कैंटीन, जिसको हम अभी भी शायद कैंटीन वाई एम टेलिंग, वो बहुत साउंड करेगा, लोगों को समझ नहीं आएगा कि यार ये क्यों मांग रहे हैं, उनके पास सैलरी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब है, बट स्टिल व्हाट आई वांट टू से कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एक जवान शायद वो अफोर्ड कर सकता है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग जो हम टैक्स पेयर है, राइट, वी शुड गिव टू देम कि ये उनके लिए फ्री होना चाहिए फॉर देयर फैमिली एटलीस्ट, करेक्ट, राइट। करेक्ट। एंड थर्ड थिंग, ऑब्वियसली देयर सैलरी है, सैलरी आई, मुझे लगता है वो एटलीस्ट पीएम लेवल तक तो होना ही चाहिए एज एन ऑफिसर ग्रेड, जो कि है नहीं। अगर एमएलएस की सैलरी बढ़ सकती है, उनकी कैंटीन 2 रुपए की हो सकती है, तो फॉर आर्मी आई थिंक वो भी होना चाहिए, 2 रुपए का खाना उनको भी मिलना चाहिए, लग्जरी। करेक्ट। और जैसे अभी देश की हालात है, ये हालात किस वजह से आ रहे हैं देश के अंदर में कि दूध की दाम, दही के दाम, डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, हर एक चीज महंगा होता चला जा रहा है। एक आम जनता के लिए, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए सस्टेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम टैक्स तो पे कर रहे हैं लेकिन सड़कें अच्छी नहीं है, वो फैसिलिटी हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहे हैं जो हम एक्चुअली डिजर्व करते हैं आफ्टर पेइंग दिस मच टैक्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? मैं अगेन इस पे मेरे 2 ओपिनियन रहेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट कि इन्फ्लेशन, यस इट हैज हिटेड, एंड जो स्पेशली फॉर द लोअर मिडिल क्लास इट हैज हिटेड अ लॉट, एंड मैंने खुद देखा लोग, मतलब पीपल आर सफरिंग फूड्स, राइट, जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट नेसेसिटी, उसका रेट बहुत ज़्यादा है, और उसी तरह सैलरी, राइट, वेजेस, नोएडा में आपने देखा होगा रिसेंटली, राइट, द प्रोटेस्ट। सो मुझे लगता है कि इट शुड बी देयर शुड बी अ, एंड मुझे लगता है डिस्कशन रहता है इन्फ्लेशन, हमें ये डिस्कशन करना चाहिए कि मिनिमम वेजेस फॉर द लेबर्स, राइट, ये हमें डिस्कशन करना चाहिए। जिस स्पीड से, जिस दर से महंगाई बढ़ रही है, सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी? हम जैसे अभी जो वेल प्रिविलेज लोग हैं, मैं जो कि बोलना चाहता हूँ, राइट, वेल प्रिविलेज तो नहीं बोलूँगा, बट वी आर लाइक हमारे पास हर कुछ है, हमारे पास हर फैसिलिटीज़ हैं, बट ऑन द ग्राउंड येस इट हैज़ इम्पैक्टेड। मतलब कि मैं खुद देख रहा हूँ कि पेट्रोल एंड सिलेंडर, जो कि अभी मैं बाहर स्ट्रीट पे, मैं रिसेंटली कहीं विजिट करा था, स्ट्रीट फूड भी महंगे हो गए, राइट, और वो
जो मैं अगर गरीब की बात करूँ ना तो उसके घर का अनाज जो कि जो फूड होता है, हम लोग को लगता है यार ये फूड तो बहुत मिनिमम है, 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, बट उससे पूछो जिसके घर पे 10 जो मंथली हमारे पीछे ही घूम रहे होंगे राइट, बच्चे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए 10-20 रुपये भी बहुत मैटर करता है। मैं आपको एकदम फ्रैंकली बताऊँ, आई एम अ बीजेपी सपोर्टर, स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल हेल्थ इज वेरी जीरो। हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने सच में कुछ इम्पैक्ट नहीं किया कि अब इतने अगर बड़े नेशन है, हम विश्व गुरु हैं, बट अगर मैं देखूँ ना आज भी अगर मैं बिहार के कहीं किसी कोने में चले जाते हैं राइट, वहाँ पे जो हालत है मतलब आप मान नहीं सकते। एक इंसान मतलब हम जो विश्व गुरु की बात करें या हम लोग $5 ट्रिलियन की बात करें, हम बेसिक फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। आपको पता होगा बिहार के जो हेल्थ मिनिस्टर है राइट, द वे ही वॉक्स, द वे ही टॉक्स राइट, मुझे कहीं नहीं दिखता कि कुछ उस मतलब क्राइटेरिया होना चाहिए, बेसिक क्राइटेरिया हमें सेट करना चाहिए और आपको ना जमीनी हकीकत से डेवलप करना चाहिए। हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम, नो इट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मैं बीजेपी सपोर्ट करूंगा, आई सपोर्ट बीजेपी, बट द प्रॉब्लम इज लाइक हेल्थ इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ तो मैं मतलब मैं दुआ करता हूँ कि आई नेवर गो, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे बेड्स, अगर मैं आपको ऐसी ऐसी बातें करूँ तो टॉयलेट्स में तो आप जा ही नहीं सकते। आप टॉयलेट्स देख लोगे ना तो आप बोलोगे 5 ट्रिलियन की क्या ही जरूरत है हमें राइट, तो $100 200 इट डजंट मैटर। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है ना, अगर मैं पैसा पे कर रहा हूँ इट शुड गो टू दैट टैक्स पेयर्स हॉस्पिटल राइट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इट इज़ वेरी बैड है, वेरी बैड। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में, एजुकेशन में देश कहाँ पे है, और अगर सरकारी शिक्षा की बात की जाए तो देश की सरकार क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है? देयर आर 2 सेक्टर जहाँ पे मुझे अभी भी लगता है जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एंड फर्स्ट इज ऑब्वियसली एजुकेशन एंड सेकंड इज हेल्थ, जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि हॉस्पिटल इज नॉट दैट गुड राइट। एंड सिमिलरली फॉर एजुकेशन अगर मैं बात करूँ, कितने एम्स खुल गए राइट, लास्ट 10 साल में कितने एम्स हमने खोल दिए, लास्ट 20 दिन में हम लोग अगर हम बोलते हैं ना कि हम विश्व गुरु $5 ट्रिलियन है, हमारे पास ये है वो है, हमारे पास अंबानी के टैक्स दे रहे हैं, हम इतने टैक्स कलेक्ट कर पाए, तो एक हॉस्पिटल नहीं हो पाए जो कि मतलब अगर मैं किसी, आपने सुना होगा खान सर राइट, खान सर ने खोल दिया, हमें सीखना चाहिए लोगों से। तो मतलब मुझे लगता है कि ये तो बहुत बेसिक है यार, मतलब हमें तो हॉस्पिटल तो मतलब दिस इज अ वेरी बेसिक वे। सड़कों की बात की जाए जो हमें कहीं ना कहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक शहर से दूसरे शहर से जोड़ती है, हमारे आने जाने की सुविधा को बहुत आसान बनाती है, और गांव शहर तमाम जगह की सड़कों की बात की जाए, जहां तक आप देखते हैं न्यूज चैनल्स में, खबरों में, क्या हालात हैं सड़कों की? यार मैं सच बता रहा हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ एंड मेरी सबसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है ना कि मैं इतना टैक्स देने के बाद भी मेरा जो स्लैब आता है वो 30% पे आता है, मैं आपको बता दूँ। एंड उसके बाद भी जो रोड्स और मुझे जो टोल के लिए जो पैसा देना पड़ता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे से चोरी हो रही है मेरे अकाउंट से। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मतलब आप उनसे पूछिए जो रियली मतलब एक मतलब जेन्युइन टैक्स पेयर है, जो मतलब उनको वो फैसिलिटी मिल ही नहीं पा रहा। अगर मैं अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट को दे रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना कि वो 1 लाख रुपए कहाँ है, मुझे उसका ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज मैं 1 लाख रुपए क्या बिहार के जो हेल्थ मिनिस्टर उस पर खर्चा करूंगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगर इस कंट्री में हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो दैट मीन्स हम खुद ही उनको डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ा रहे हैं। देश के अंदर में अभी रिसेंटली चुनाव हुआ है 2 जगहों पर, एक हो गया तमिलनाडु, दूसरा हो गया आपका बंगाल, ठीक है? इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यूज रहेंगे? क्योंकि बीजेपी के ऊपर में हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता आया है कि वो वोट चोरी करती है, और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है चुनाव के अंदर में, डराया धमकाया जाता है लोगों को। अभी देखा गया कि बंगाल के अंदर में लगभग अनगिनत अर्धसैनिक बलों को उतार दिया गया था, फोर्सेस को उतार दिया गया था चुनाव के टाइम पे, और उसके बावजूद, उस फोर्स के होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है? चुनाव के दौरान की बात है। तो इस पे क्या ओपिनियंस हो सकते हैं? कई बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं बीजेपी सरकार के ऊपर में, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनाई जाती है, बनती है, तो इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियंस है? मतलब मेरे हिसाब से तो अगर टीएमसी का सिचुएशन देखें तो वो भी मोरल सेम ही था पहले के सिनेरियो में, बट वही था कि उस टाइम पे आई थिंक मीडिया कंट्रोल में होती थी। ओके। जैसे जो रेजीम चेंज हुआ, जैसे वेस्ट बंगाल का अगर सिचुएशन देखें हम, ओके, तो आई फील लाइक कि वो जो स्विच हुआ उस वजह से बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए, बहुत कुछ। और मेरे हिसाब से हाँ, जो वेस्ट बंगाल में हुआ आई फील लाइक वो नहीं होना चाहिए था, बट आई फील कि जो बीजेपी वाली जो सैफरन या जो हिंदुत्व का जो ये है
मेरे हिसाब से उस वजह से भी बहुत कुछ ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उस वजह से भी हुआ है। अब मेरा मानना है कि राघव चड्ढा जो कि पहले आपके कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने सडनली भाजपा ज्वाइन कर ली और इससे पहले जब भाजपा ज्वाइन की थी नहीं की थी उन्होंने, वो बीजेपी को गुंडों की पार्टी, हाँ। अनपढ़ गुंडों की पार्टी बताया करते थे और बाद में उनके साथ में ही उन्होंने अपना अलायंस कर लिया। और ये बात कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बीजेपी में जाने से पहले इन बातों को उन्होंने कहा था, तो वो चीज़ें बंगाल चुनाव के बाद ये चीज़ें दिखाई दी साफ साफ कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, झंडे उखाड़े जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर में बैंड बाजा बजाए जा रहे हैं, यह सारी चीज़ें दिखाई दी वहाँ पे। तो ये चीज़ें कहाँ तक सही है आपके नज़रिए से, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। मैं तो बोलूँगा कि जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही गंदा प्रोफेशन है मेरे हिसाब से। तो ओके, इट्स नॉट अबाउट, मतलब जब आप एक पॉलिटिशियन को चुनते हो तो आप ये नहीं सोचते कि क्या ये अच्छा काम करेगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि स्केल थोड़ा उस तरफ गया है जहाँ पे हम सोचते हैं कि क्या ये गलत काम कम करेगा। सो आई फील लाइक जो पॉलिटिशियंस है लाइक दे हैव नो इंटेग्रिटी। सो जो लाइक एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे जिसको फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ पे जिसको फ़ायदा दिख रहा है, वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। एंड आई फील आपके केस में और राघव चड्ढा के केस में मुझे लगता है कि जो पावर का मिसयूज़ होता है वो उसमें साफ साफ दिखाई देता है। जो इन्फ्लुएंशियल होता है, जिनको ज्वाइन कराना होता है, उन पे सीबीआई की क्वेरी लग जाती है, ईडी के केसेस लग जाते हैं। तो शायद उस हिसाब से भी देखें तो अगर उनको सही में लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करने में उनका फ़ायदा है तो इसी पे बात करते हैं कि आसाम के जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए, अभी बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनाए गए, दोनों की, इवन बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए उनको रंगे हाथ पकड़ा गया था रिश्वत लेते हुए, जिसकी वीडियो खुद बीजेपी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब पर वायरल की थी, अपलोड की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें बताते थे कि ये ऐसे पैसे जेब में डालते हैं। और आज वही पार्टी ज्वाइन करके वो बैठे हैं और आज वही पार्टी, बीजेपी की पार्टी, मोदी की पार्टी, उसे बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनाती है। ये चीज़ें किस हद तक सही है और आपके क्या ओपिनियंस और राय रहेंगी इसके बारे में? सेम चीज़ें आसाम के चीफ मिनिस्टर के साथ भी रही, उनको भी ईडी और बाकी चीज़ों की रेड की अलर्ट और सारी चीज़ें दी गई थी। उनके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, फिर उनका पल्ला साफ हो गया, उनकी वर्दी क्लीन हो गई। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग, बहुत ही चिंताजनक और सवालिया निशान पैदा करती है बीजेपी में। इस बात को लेके जनता क्यों नहीं सोचती इस पे? हमारे हिसाब से एज ए एजुकेटेड कंट्री इंडिया में, जहाँ पे लिटरेसी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ की बात की जाए, तो हम ऐसे नेता, ऐसे लीडर्स क्यों नहीं चुन पाते हैं? इमोशंस में क्यों बह जाते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग बहुत कंपटीशन है और लोगों को सिर्फ अपने बारे में सोचना है। हम लोग देश के बारे में बहुत अगर आप आम जनता से पूछे, अगर ऐसी मेंटालिटी है जहाँ पे आपको बस अपना काम करना है, अपना उद्देश्य है जो मुझे चाहिए, जो मेरे लिए यूजफुल होगा, अगर सिर्फ उस पर फोकस करना है तो शायद हम लोग कुछ ना कर पाए। बट अगर हम लोग की मेंटालिटी थोड़ी सी और अलग होती, जहाँ पे जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक आई फील वो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी की वजह से भी आती है जो इंडिया में है नहीं बहुत ज़्यादा, एंड लोग उसकी मांग भी नहीं कर रहे हैं। इवन दो RTI वगैरह है अपने पास, आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग उसका पूरी तरह से यूज़ कर पाते होंगे। ओके, तो उस वजह से आई फील लाइक हम लोग बस शॉर्ट साइटेड तरह से हम लोग देखते हैं। तो जैसे अगर इलेक्शन के टाइम पे अगर देखें तो बहुत सारे लोग बहुत सारे वादे करते हैं, फ्रीबीज बांटते हैं। तो अगर बात की जाए कि वोट बिक रही है, तो
अगर हम वोटर्स को कुछ पैसे 500 1000 रुपए दे के कई जगहों पे कई स्टेट्स में तो ऐसा भी होता है कि लोग शराब के आदी होते हैं, उनको शराब का पैसा दे के थोड़े पैसे हाथ में दे करके उनसे वोट ले लिया जाता है। तो वो तो कहीं ना कहीं इलिटरेट लोग होते हैं, लेकिन देश के अंदर में लिटरेट लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जेनजी की बात की जाए या फिर मिलेनियल्स की बात की जाए तो हम ही ज्यादा वोट पे फोकस करते हैं कि हमें सरकार एक अच्छी चुननी है, हमें एक अच्छा लीडर, हमें एक अच्छा नेता चुनना है। लिटरेसी होने के बाद भी आज कहीं ना कहीं लोग एक अंधभक्ति की तरफ चले जा रहे हैं। देखिए अंधभक्ति का आपके लिए क्या मायने हैं, देश उसे क्या समझती है, जनता किस तरह से अप्रोच करती है और देखती है। तो बीजेपी के बारे में जो इमेज हुआ करता था कि वो बहुत प्रोग्रेसिव है, राइट विंग है, वो समवॉट मुझे दिख रहा है कि वो उससे अलग जा रही है। जो सीएम बनाए गए वो उनकी इमेज बहुत साफ नहीं थे। पहले उन्होंने ही बीजेपी ने ही क्रिटिसाइज किया था, बट आज उन्होंने हाथ जोड़ लिए उनके साथ। तो मेरा मानना ये है कि पॉलिटिक्स बस इट्स जस्ट अबाउट कि कौन कितना वोट बटोर सकता है। अगर आपके पास क्षमता है तो वो शायद किसी को भी बना ले। सो आई डोंट थिंक कि क्रेडिबिलिटी एज सच मैटर करती है, एज लॉन्ग एज आपके पास पॉपुलैरिटी है। Correct. और जो वोटर्स के बारे में मैं सोचूं, वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो आप अगर देखें तो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स आते नहीं हैं। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। ये तभी बदलेगा जब कोई बहुत सारा, अगर रेवोल्यूशन तभी आएगा जब हम लोग कुछ करेंगे उसके बारे में। एंड आई फील कि ये जो नई एजुकेटेड पीढ़ी है, जेनजी है, वो बहुत कम इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाती है। सो आई फील लाइक दिस इज वन थिंग दैट हम लोगों को सुधार करना होगा ताकि अपना देश कुछ और तरक्की कर सके। लाइक वी नीड एजुकेटेड लीडर्स, जो अभी है नहीं। जो सारे लीडर्स है या तो करप्ट है या तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, एंड अनफॉर्चुनेटली वही पॉपुलर है। अगर आप कोई भी जो अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं वो उतने ज्यादा वोट बटोर नहीं पाते। सो मेरे हिसाब से तो यही दिक्कत है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है? क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स के नाम पे जब चुनाव हुआ था लास्ट टाइम पे, तो उस टाइम पे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि क्या मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से अपील कर सकता हूँ कि वो अपना वोट बीजेपी को दें, देश को दें, पुलवामा के नाम पे दें। ये चीजें तो कहीं किसी हद तक सही नहीं है। जब जिंदगी की बात आती है, नई जनरेशन की बात आती है, वो वोट देने भी जाते हैं तो वो वोट पढ़ाई मतलब देश की तरक्की को देखकर दिया जाता है कि किसी खास पार्टी ने कहां तक काम की है। उस चीजों को देखकर हम एक लीडर चुनते हैं अपना। आपके अकॉर्डिंग देश के अंदर में जो चीजें वादा के तौर पे की गई थी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 के बाद से, उस वादों पे कहां तक वो खरा उतरती हुई दिखाई दे रही हैं और खरा उतरी हैं? लाइक मैंने मैनिफेस्टो तो देखा नहीं है कि क्या क्या वादे करे हुए हैं उन्होंने, बट मेरे हिसाब से तो जो वादे करे हैं या तो वो डेट्रीमेंटल इफेक्ट था, जो कंट्री का जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर फ्रीबी का ही एग्जांपल ले ले, जैसे कि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हाँ। लेकिन 2024 में उन्होंने मिस कॉल और मैसेजेस के जरिए 2 करोड़ सदस्य ज्वाइन कराई थी बीजेपी के अंदर में, मेंबरशिप ज्वाइन कराया था। तो 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन आज देश के अंदर में हालात ये है कि रिसेंटली आप झारखंड में देख लो, एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ एक बच्ची के साथ में। बंगाल के अंदर में ऐसा होता चला आ रहा है। मणिपुर की हालत आप देख रहे हो, वहाँ पे प्रधानमंत्री आज तक जा नहीं पाए हैं, न गए हैं, वहाँ के लोगों की नहीं सुन रहे हैं। अभी रिसेंटली वहाँ पे जो ब्लास्ट किया गया था, अटैक किया गया था, वहाँ पे जो बच्चों की जान गई है, टीनेजर्स की जान गई है, उस पे भी प्रधानमंत्री मोदी ने ना शंका ना शोक कुछ भी नहीं जताया है, ना मणिपुर वालों की हाल पूछी है। तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम ब्लैक मनी वापस लेकर के आएंगे। ब्लैक मनी वापस कहाँ आई? डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन से देश के हालात सुधरेंगे, हालात और बिगड़ते चले गए। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वादे जो है मोदी सरकार ने किए, लेकिन किसी भी एक वादे पर खरा उतरती हुई नहीं दिखाई दी। और दूसरी बात, सड़कें बनाने की बात की, सड़कें आप देख लो कि 2 महीने नहीं होते वो उखड़ जाते हैं। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो जो वादे किए थे उसमें बहुत कुछ, या मैं तो बोलूँगा लगभग सारे ही पूरी तरह से खत्म नहीं किए। मतलब या तो कुछ तो शुरू भी नहीं किए होंगे।
जैसे कालेधन का एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने बोला था कि काला धन वापस आएगा देश में, जिससे देश की तरक्की होगी। ये तो दिखाई, मतलब एटलीस्ट एक्शन में, पेपर पे तो बहुत कुछ वादे किए थे, बट जो एक्शन करने की बारी आई या जो स्टेप्स लेने की बारी आई, मुझे नहीं लगता कि उन पे कुछ एक्शन लिए गए होंगे। बस बताने के लिए पेपर पे कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स किए होंगे, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ एक्शन एज सच एक्शनेबल या इम्पैक्टफुल हुआ होगा। बहुत बातें की हमने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।